नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की जेबी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी अब सठिया नहीं गए हैं, सिकुड़ गए हैं और उनको उच्च क्वालिटी के मनोरोग चिकित्सक से चिकित्सा कराने की जरूरत है। क्योंकि आज जो उन्होंने बयान दिया कि पीएफआई राष्ट्रीय स्वयं संघ के तरह ही है और वो भी अपने लोगों की भला करने की बात करती है। दोनों चीजों की तुलना, मतलब अमृत और विष की तुलना, दूध और खटाई की तुलना, अमृत और तेजाब की तुलना जगदानंद बाबू के इन उम्र का असर है। मैं आदरणीय जगदानंद बाबू के लिए ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता ना होगा। मैं बता दूं, आदरणीय जगदानंद बाबू के बड़े भाई की बेटी से मेरे बड़े भाई की शादी हुई है, मेरे रिश्तेदार लगते हैं, इसीलिए मैं इससे ज्यादा और नहीं कहूंगा। लेकिन आदरणीय जगदानंद बाबू के विषय में बस यही कहूंगा कि थोड़ा कहना ज्यादा समझना। जगदानंद बाबू के स्वास्थ्य की चिंतित हम हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री से ये सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने पैसे से उनका इलाज कराएं, क्योंकि चारा घोटाला का पैसा से उनका इलाज होगा तो इसी तरह का घोटालेबाज उनका दिमाग होगा, जिसकी राष्ट्र को जरूरत नहीं है। मेरे अपने हैं, मुझे उनके प्रति बहुत हमदर्दी है। जगदानंद बाबू को पढ़ाओ। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा दूसरा था। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र और उन्हीं के नाम से कुछ सीट पा गए, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेकर के आए अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया। समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीना से सींचने वाले श्रीमान शिवपाल सिंह यादव, जो अखिलेश यादव के आदरणीय चाचा जी भी हैं, समाजवादी पार्टी का गठन उन्होंने तब किया था जब अखिलेश यादव निकर में था या बिना निकर में था, मुझे अंदाज नहीं है। लेकिन श्रीमान मुलायम सिंह यादव और श्री शिवपाल यादव, 2 लोग साइकिल के 2 पहिए अगला पछला, जिस पर यह साइकिल अब तक चल करके विधानसभा तक पहुंची है और देश में उसका नाम हुआ है। अब उसके एक पहिए को निकाल करके अखिलेश यादव ने फेंक दिया, तो अब साइकिल एक पहिया पर चल पाएगी क्या, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये साइकिल 2 फाड़ हो चुकी है और अब ये कबाड़ में ही बिकेगी, जहां तक मुझे अनुमान है। और जिस तरह के शिवपाल यादव के अपमान मुलायम सिंह यादव के पुत्र ने किया, वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं नहीं मानता कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाने के बाद भी इतनी हैसियत में है कि वो श्रीमान शिवपाल यादव को राह दिखाने की औकात में आ जाए। श्रीमान शिवपाल यादव इस पार्टी को खून पसीने से सींच करके बनाया था। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी शिवपाल यादव को बाहर करने के पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह ने अकेले समाजवादी पार्टी की गठन नहीं की थी, संरचना नहीं की थी, संगठन नहीं बनाई थी, मेहनत नहीं की थी। वो सब शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी दोनों ने मिलकर की थी। तो जब 2 भाइयों के कमाई की बंटवारा होती है तो आधे-आध बंटवारा होती है। ये नहीं है कि एक भाई का परिवार अगर सफल, सजग और मजबूत हुआ है तो दूसरे भाई का कान पकड़ करके बाहर निकाल दे। अखिलेश यादव ने यही किया है। श्री शिवपाल यादव ने अपने संस्कार बस अखिलेश यादव को बेशक कुछ ना बोले हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने शिवपाल जी की अपमान को किस रूप में लिया है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है कि ये समाजवादी पार्टी के ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। साइकिल की 2 पहिए में से अगर एक पहिया को आप निकाल करके फेंक देंगे तो वो कहां तक चल पाएगी, ये सबको पता है। शिवपाल जी के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं उनके उज्जवल भविष्य और अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना के साथ आदरणीय प्रेम नारायण दिल्ली जी को सादर प्रणाम करता हूँ।
अखिलेश यादव पर बहुत ज़्यादा बोलने का ना तो मेरी जरूरत है और ना ही आवश्यकता है, क्योंकि अखिलेश यादव इस लायक नहीं है कि मैं उन पर ज़्यादा समय खर्चा कर सकूं। मित्रों, आज का हेडिंग से लोगों को लगेगा कि मैंने क्या कहना चाहा है। मित्रों, मैंने कहा है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। मतलब जो बेईमानों की सूर मिलती है तो कैसा सूर बनता है, मैं उसी पर आज का संबोधन रखना चाहता हूँ। मित्रों, मैंने अपने कल के संबोधन में कहा था कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल भरोसे के लायक है? क्योंकि जब जब अरविंद केजरीवाल ने खुद को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दिया है, तब तक अरविंद केजरीवाल के पार्टी में कोई बहुत बड़ी बेईमानी हुई है। जब जब कोई अरविंद केजरीवाल में किसी ने कानून विरुद्ध काम किया है, संविधान विरुद्ध काम किया है, सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने उसको इंडोर्स किया और कहा है कि मैं कह रहा हूं कि ये है। चाहे वो राशन कार्ड के मंत्री का राशन कार्ड के टाइम हो, फर्जी डिग्री लेकर के उसका कानून मंत्री हो, या जो आज अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था। ममता बनर्जी के सबसे निकटतम सहयोगी पार्थ बनर्जी के एक सेविका, सहयोगी मित्र, अब आप जो कहें, उनके घर से कोई 21-22 करोड़ रुपया नगद, कई लाख का सोना, जेवर, विदेशी करेंसी और 20-22 मोबाइल फोन मिले हैं। मैं भी 2-3 चैनलों पर आज इस मुद्दे पर था। विज्ञापन ब्रेक में कई लोग कहते थे कि उनसे इनका रिश्ता क्या है, ये वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक पत्रकार मित्र थी, उसने कहा कि राकेश जी आपको क्या लगता है? मैं बोला, पार्थ चक्रवर्ती के दिल डॉल को देखते हुए तुमको लगता है कि उनके साथ किसी और तरह का कोई रिश्ता होगा? वो सारे के सारे लोग ठठा के हंस पड़े। तो बोला, कैसा रिश्ता होगा? मैं बोला, दादा पोती का रिश्ता होगा, क्योंकि आदमी अपने से सीखता है। मेरे बड़े चाचा पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे, उनको पेंशन मिलता था। तो जब वो पेंशन लेने छपरा जाते थे तो उस दिन हमारे घर की जितनी वो बच्चियां थी ना, छोटी छोटी, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, वो आधा रोड तक चली जाती थी। और कई बार मैं देखता था, क्योंकि संयुक्त द्वार था तो सोते हम लोग साथ ही थे। एक बार मैं देखा रात के 8-9 बजे एक नीचे उतर रही है, 1.5-2 साल की, धीरे धीरे। और चूंकि उसका घुंघरू था, खटखट बज रहा था, तो मेरी नींद को कहा जाते रहे, बाबा कह जाता नहीं, हाँ पैसा कौन दिले बड़े मतलब रात में उनको उठा करके, हाँ बाबा हमारा पैसा कौन दिल रहा। तो मैंने बोला कि शायद यही कोई रिश्ता रहा होगा दादा पोती का, क्योंकि बाकी का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पार्थ चक्रवर्ती का जो दिल डोल को लगता है। लेकिन फिर एक पत्रकार ने कहा कि परमार जी, दादा पोती में 20-22 करोड़ रुपया कोई ऐसे दे देता है? मैं बोला, वो टाफी खाने के लिए दिए होंगे। तब तक ब्रेकिंग न्यूज आ गया उसके नौकरानी का कि पार्थ चटर्जी गाहे बगाहे रात बिरात आते रहते थे उस महिला के यहाँ। मैं बोले, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मान लो रात में सोए, नींद नहीं आ रहा हो, तो पोती से मिलने का मन कर दिया हो तो चले जाते होंगे। अब आप इसमें गलती क्यों सोच रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, ऋतु प्रताप ने कुछ लिखा है, लिखा है कि भाजपा सरकार के 8 साल से चल रही, अभी आप सुर खोज रहे हैं। मैं सुर नहीं खोज रहा हूँ, वो पश्चिम बंगाल की पुलिस और ईडी सुर खोज रही है। और वो पार्थ चटर्जी के एक निकटतम सहयोगी के हाथ 20-22 करोड़ रुपया खोज लिए हैं। 4-5 लोग और पूछताछ के घेरे में है, 150 करोड़ उनके यहाँ भी खोज लेगी। 8 साल मोदी सरकार के किसी मंत्री के यहाँ इतना खोजा गया होगा, बता दीजिए। आप सिर्फ मोदी विरोध का ही, आप यशवंत सिन्हा की तरह से आपका एक ही स्पेशलिस्ट है मोदी विरोध। 8 साल में मोदी के मंत्री के यहाँ कहीं 8-9 को 20-22 करोड़ रुपए मिला तो बता दीजिए, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मिला ये टीवी में नहीं देखा, नोट का ढेर तो हमने ऐसा अपने गांव में अनाज का देखा था। जब हम लोग खेती में हुआ करते थे, खेत में होता था तो देखता था गेहूं का ढेर लगता था, भुट्टा के बाल का ढेर लगता था। नोट का ढेर तो हमने इतना आज तक नहीं देखा। नोट सजा करके देखा है कई बार बैंक में जाते हुए या छापा मारने पर, लेकिन इस तरह से कूड़े के ढेर की तरह से नोट तो हमने नहीं देखा जो पार्थ चटर्जी के निकटतम सहयोगी के पास आया हुआ है। खैर, मैं ये सूर मिलने की बात कर रहा था। आज अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया का वो जो सैकड़ों करोड़ रुपया की उगाही पर दिल्ली में उनका विरोध हुआ, अरविंद केजरीवाल ने जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था, उसकी ईमानदारी अब दुनिया देख रही है।
अरविंद केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव को भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था, जिसके प्रदेश सरकार आदरणीय जगदानंद बाबू के दिमाग खराब होने के सबूत उन्होंने आज दिया है पीएफआई और आरएसएस को एक ही बता करके। तो जो जो ये सब के बेसुरे लोग हैं, बेईमानों की सुर मिल रही है और एक दूसरे को पहचान लेते हैं। एक सिनेमा में ठहराव था कि मैं बड़ा चिंतित हूँ कि एक कमीना दूसरे कमीने को कैसे पहचान लेता है। मैं यहाँ कमीना इस सिनेमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने नेताओं के लिए नहीं। उनके लिए भ्रष्टाचारी और बेईमान शब्द ही पर्याप्त है। बाकी आप अपने तरफ से कुछ लगाना करना चाहे तो कहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ उनको भ्रष्टाचारी और बेईमान ही कहूँगा। क्योंकि जब मैं पार्थ चटर्जी और उस महिला के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, जबकि सारी दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही है, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि दादा पोती जैसा कुछ होगा। उम्र के इस पड़ाव में आदमी अपने नाती पोतों से ज्यादा प्यार रखना चाहता है, क्योंकि उसका मन बहलाने का संसाधन उसके छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं। क्योंकि आदमी का एक फेज होता है, जब आदमी बच्चा होता है तो बच्चों के साथ खेलता है, थोड़ा बड़ा होता है तो अपने बड़ों के साथ खेलता है, जब जरा 22 टीनेज से आगे आता है तो वो विषमलिंगियों के प्रति आकर्षित होता है। मतलब लड़का लड़की को देखना चाहेगा, लड़की लड़की को देखना चाहेगी। फिर जब आदमी मेच्योर होता है तो शादी होती है तो वो अपने पत्नी से देखना चाहता है। जब शादी के बाद बच्चे होते तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। और जब बच्चे सारे सेटल हो जाते हैं, नौकरी चाकरी पे आ जाते हैं, तो फिर वो नाती पोतों के साथ अपने आप को देखना चाहता है। हाँ चंद्रमा भाई, शुभ आशीर्वाद। वो नाती पोतों के साथ रहना चाहता है। जैसे मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे दिवंगत होने के पहले तक, तो हमारे से, मेरे पत्नी से बहुत कम बात करते थे। बस वो कोई काम था, राकेश दवा लेने आना फलाना डिमा का। मैं देखता था वो मेरी बेटियों से ज्यादा घुला मिला रहते थे। हाँ, और बेटी भी यहाँ बाबा बाबा किए रहती थी। तो हो सकता है, मैं तो अच्छा ही समझ रहा हूँ भाई। अब 20-22 करोड़ रुपया आपको कुछ और सोचने में मजबूर कर रहा है, तो मैं किसी के सोच को नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन एक बात सीरियस कहना चाहूंगा, वो ये कि क्या यह भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा है? 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, मतलब अब ये सिर्फ एक नंबर आ रहा है। इस पर कहीं कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्या ये वही देश है जो एक महिंद्रा जीप घोटाले में रक्षा मंत्री को पद छोड़ने पर मजबूर कर देती है? क्या ये यही देश है जो अपने ही ससुर के विरुद्ध अपना ही दामाद पार्लियामेंट में जीप घोटाले का इल्जाम लगाता है और सार्वजनिक बयान देता है कि मेरे ससुर ने बेईमानी की है? क्या यही देश है जो कुछ करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले के लिए एक अच्छी भली साफ सुथरी छवि वाले सरकार को बदल देती है? अब आज 100, 200, 500 करोड़ अगर कहीं पकड़ा जाता है तो उसके चाहने वाले लोग सड़क पर आकर के हंगामा करते हैं कि ये राजनीतिक मैंडेटा है, ये पॉलिटिकल मैंडेटा की वजह से हो रहा है, जैसा कि आज पश्चिम बंगाल में हुआ। हालांकि मुझे बड़ी खुशी है कि जो पिछला बार पार्थ चटर्जी को बनर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने, ममता बनर्जी लाव लश्कर के साथ सीबीआई के दफ्तर में घुस गई थी और बलात् प्रवेश कर गई थी। दूसरा बार जब सीबीआई वाले आना चाहे तो बंगाल पुलिस ने बाई गन उसको रोक दिया था। तीसरी बार सीबीआई की टीम को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई केंद्रीय एजेंसी को राज्य एजेंसी गिरफ्तार कर ली हो। लेकिन अब की बार ममता बनर्जी ने शायद स्थिति को समझा और ईडी ने भी बड़ी समझदारी से डायरेक्ट हाथ डालने के बजाय पहले सहयोगी के पास के पैसे का खुलासा किया ताकि ये बैक फुट पावे, और 25-26 घंटा की इनसे पूछताछ के बाद इनको पकड़ा है। ममता बनर्जी को लगा कि शायद अब की बार ड्रामा ज्यादा करने पर कुछ बिगड़ा नहीं। इसमें रुद्र प्रताप ने लिखा, मैं चाहता हूँ पढ़ूं। रुद्र प्रताप लिख रहे हैं कि विश्व का चौथा सबसे धनी आदमी को 1400 करोड़ बैंक में मांग रहा है। आपको इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। रिश्ता क्या कहलाता है? अब रुद्र प्रताप, आप अडानी जी की बात कर रहे हैं, अंबानी जी की बात कर रहे हैं। आपके लिए एक सुंदर सा शब्द का इस्तेमाल करता हूं। ये मैंने इसके पहले भी कहा था, हंसी में कहा था। आप हंसी में नहीं, आप सीरियस लीजिएगा। मैंने कहा था कि मैं परसों 2014 अप्रैल 25 तारीख को इंडिया गेट पर था, तो मैंने देखा एक आदमी भूटा बेच रहा है। मैंने बोला भाई साहब भूटा देना? बोले लीजिए भाई साहब भूटा। मैं बोला आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मुकेश अंबानी है, और ये जो मिर्च लगा रहे हैं इसका नाम अनिल अंबानी है। इंडिया गेट में भूटा बेच रहा था।
25 अप्रैल को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जब उस रास्ते से गए, मोदी की नजर अंबानी बंधु को पड़ी और जैसे उन्होंने 26 मई को प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, मुकेश अंबानी धरती का सबसे अमीर आदमी हो गया। आपके लिए यही शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि जब अडानी इसके पहले साइकिल पर पंचर लगाया करता था, 2014 के बाद ही धनी हुआ है। उसके पहले उसका पंचर लगाने का राजस्थान में दुकान था, हरियाणा में दुकान था, गुजरात में दुकान था, जो जगह आप कहें। उद्योगपति जितने बने हैं वो सब देश के आजादी के बाद बने हैं। ये जितने बने हैं मतलब टाटा, बिरला और डालमिया के बाद जो उद्योगपति हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, रुइया हो, सिंह बंधु हो, उधर रेड्डी बंधु हो या आंध्र प्रदेश के लोग हों, ये सब के सब 1952 के बाद धनी हुए हैं। और 52 के बाद धनी होने का उनका मुख्य स्रोत था, अरे आदरणीय महाबली मिश्रा जी को सादर प्रणाम, उनका मुख्य वजह था सत्ता से संपर्क, सरकारी संसाधनों से साठगांठ, अधिकारियों की बेईमानी और नेताओं की भ्रष्टाचार की मूल वजह थी, जो उन लोगों ने इन उद्योगपतियों को मौका मुहैया कराया कि ये धनी बने, उनके योग्य नीतियां बनी और बदले में उन लोगों ने किकबैक लिया, चंदा लिया। उसका जिम्मेदार ना तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार है, ना वर्तमान भाजपा सरकार है। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं कि हमने चुनाव को महंगा कर दिया है। वोट मांगने के टाइम जब नेता हमसे वोट मांगने आता है तो हम उसको कहते हैं कि जी वो फलाना वाला तो 600 रुपया दे रहे हैं। वो हम ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए क्या काम करेंगे, हम उनसे कहते हैं कि वो 600 रुपया दे रहे हैं। अब ये कहता है कि यार जीतना तो बड़ा जरूरी है, तो कह रहे ठीक है मैं 700 रुपया दूंगा। 7 नहीं, पूरा लाल वाला नोट दीजिए, तब जाकर के बात बनेगी। क्योंकि हम लोग भी चुनाव में लोगों के साथ घूमे हुए हैं और रात के अंधेरे की वार्ता सुने हैं। अब नेता अपना कर्जा लेकर के, घर बेच करके किसी न किसी वजह से प्रत्येक आदमी को 1000 2000 रुपया देता है और चुनाव जीतता है। चुनाव जीतते तो उसके बाद 2 4 5 10 करोड़ रुपया का कर्जा हो जाता है। अब 10 करोड़ रुपया कर्जा होने के बाद अगर उसे चाहते हैं कि वो परमहंस बना रहे तो कैसे संभव है। इस बात का ज्ञान रखिए कि जो पुलिस वाला 20 लाख रुपया देकर के सिपाही में भर्ती होता है, वो सबसे पहले 20 लाख वसूलने की बात करता है। और जब 20 लाख वसूलते उसकी दीन ईमान सब खराब हो जाती है, फिर वो आकंठ करप्शन में डूब जाता है। उसके बाद अगर ईमानदारी करना चाहेगा तो जो पहला बेईमानी किया है 20 लाख रुपया वसूल करने के लिए, वो उसके आड़े आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी, राहुल जी, मुलायम सिंह जी ये सब के सब ईमानदार हों, तो सबसे पहले आप ईमानदार होइए। मेरे पास वो कैसेट चलने वाली मशीन नहीं थी, पता नहीं वो बज पाएगा कि नहीं, और तब मैं उसको गूगल में सेव नहीं किया था। डंकल कमीशन के रिपोर्ट का बोट क्लब में मैं एक भाषण दे रहा था, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहना शुरू से ही है। चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम था, बोट क्लब में मैं भाषण दे रहा था। तो अब मुझे पता नहीं कि क्या बोलना है, तो मैं एक बात बोला, बोल के रखा, तो चंद्रशेखर जी बड़ा तारीफ किए मेरा। बात बताता हूँ, फिर चंद्रशेखर जी के आशीर्वाद की बात बताऊंगा। मैंने बोला कि हम सब लोग बेईमान कहते हैं और लोगों को बेईमानी के लिए नेताओं को दोष देते हैं। मैं सबसे पहले अगर किसी नेता के पास आता हूं तो नेता टेलीफोन करता है, 2 रुपया का उसका फोन लगता है, 2 रुपया का उसका पेपर पैड लगता है, 10 रुपया का उसका रजिस्ट्री चार्ज लगता है। मतलब आपके वहां जाने पर 20-25 रुपया आपके ऊपर खर्चा होता है। सैकड़ों लोग दिन भर में आते हैं और 1500 रुपया नेता का तनख्वाह है, कहां से करेगा। और अगर नेता आपको चाय ना पिलाए तो कहेगा बड़ा बदमाश है यार, मैं बलिया से आया हूँ और मेरा एमपी हमको चाय भी नहीं पिलाया। अगर आपको चाय पिलाने भर में उसको भ्रष्टाचार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रोज 50-100 लोग चाय पीते हैं, तो चाय भर का खर्चा नहीं आएगा। मैं कहा कि अगर आपको ईमानदारी की नेता ईमानदार चाहिए तो सबसे पहले आए और नेताजी के हाथ में 5 रुपया रखिए और कहिए कि मेरे लिए फोन करिए। फिर 5 रुपया रखिए और कहिए कि मेरे लिए एक चिट्ठी लिखिए। और जब चाय पूछे तो कहीं मैं चाय पीने नहीं आया हूं, क्योंकि आपका तनख्वाह मुझे पता है। और उसके बाद अगर नेता बेईमान है, उसका गिरबान पकड़ लीजिए और ऐसे ऐसे झकझोरिए, कहिए कि हरामजादे साले कुत्ते बेईमानी कैसे कर रहा है, मैंने तो तेरे चाय नहीं पिया, मैंने तो तेरे पर कोई खर्चा नहीं कराया, और सब लोग ऐसा नहीं कराते, किस बात का पैसा खर्चा करता है। तब जाकर के बोलिए। नहीं, हमको तो चाहिए कि मैं अपने एमपी का जाऊं तो चाय पिलाए, नाश्ता कराए, खाना खिलाए। मैं कहता हूं यार दिन भर बैठता हूं, मेरा एमपी सिर्फ गुड़ और पानी देकर के हटा देता है, भोजन कभी नहीं पूछा। 20 लोगों को मैं ये कहते सुना हूं। अगर वो भोजन पूछने लगे तो कहां से आएगा, फिर तो उनको भोजन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।
तो नेताओं के बेईमानी पर तो आप चर्चा ही ना करें। हम पहले बेईमान हैं, हमारे वैसे नेता बेईमान हैं। रुद्र ने लिखा है कि आप मोदी जी के ईमानदार सरकार और भाजपा शासित राज्यों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस में भर्ती पर। भाई साहब, क्यों मोदी जी के राज्य में पुलिस भर्ती हो? बंगाल में नहीं हुआ है, राजस्थान में नहीं हुआ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुई है। अब आपको सावन के शेर की तरह से सिर्फ हरा हरा दिख रहा है तो आपको दिखे। खैर, आज बात आप पर नहीं थी। तो मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई देखते हैं बात, जैसे अरविंद केजरीवाल के मंत्री पर एक जांच कमेटी बैठी जिस पर राज्यपाल महोदय ने सीबीआई जांच बैठाया है, वो ना तो उसमें एलजी का कोई रिपोर्ट है, ना ही नरेंद्र मोदी के किसी मंत्री सरकार का कोई रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की खुद के चीफ सेक्रेटरी का है। मतलब चीफ सेक्रेटरी पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं होता, वो सरकार है, सरकार का अंग है। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री है तो उसका सेक्रेटरी है, कल मैं मुख्यमंत्री होगा तो मेरा सेक्रेटरी होगा। पहले शीला दीक्षित थी तो उनके जमाने में भी किसी मंत्रालय का सचिव होंगे वो, क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी मत उधर किसी मंत्रालय के सचिव होंगे, कल कहीं और बनेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि एक सरकारी अधिकारी के रिकमेंडेशन पर सीबीआई जांच का मांग लेफ्टिनेंट गवर्नर का करना मजबूरी है, क्योंकि जब चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट आया है उसको जांच कमेटी को देना ही पड़ता है। ये कानूनी मजबूरी है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर उस रिपोर्ट पर कुंडली मार के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाते तो कल आप ही जैसे लोग कहते कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को एलजी ने दबा दिया, अरविंद केजरीवाल से सांठ-गांठ हो गया, तो उस पर जांच बनेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सारे प्रवक्ता, सारे नेता, इंक्लूडेड अरविंद केजरीवाल, यही कह रहे हैं कि भाजपा डरती है और जांच एजेंसियों को आगे करती है। जबकि ये कभी अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में नहीं बताया, किसी पत्रकारों ने नहीं बताया, किसी प्रवक्ता ने नहीं बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर सीबीआई जांच नहीं हो रहा है। ये मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के कहने पर जांच हो रहा है, जिन्होंने रिपोर्ट दिया था। यही मैं कह रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, लेकिन जो आम जनता अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आज बगावत कर रही है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उधर दिल्ली में आज दिन भर विरोध रहा, मैं भी सड़क पर था। दिल्ली में आज केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के घर के सामने भाजपा और कांग्रेस दोनों लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके प्रदर्शन के विरोध में आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब दिल्ली की जनता तो मरने की स्थिति में आ गई थी, ऊपर से इंद्रदेव बारिश दे रहे थे वो अलग से। मतलब दिल्ली तो बड़ी दुर्दिन में हो गई आज। उसी तरह से ममता बनर्जी का मंत्री पकड़ा गया। ममता बनर्जी का पार्टी के लोग ईडी ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं कि ईडी करती है। सोनिया गांधी को ईडी सम्मान देती है, पुरस्कार देती है, तो सारा कांग्रेस सड़क पर आ जाता है। उनमें से एक भी कांग्रेसी ये नहीं बताना चाहता कि भाई एक चीज बताओ, सोनिया गांधी ने किस अधिकार से नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग का किराया खुद खा रही है और उसका कर्जा कांग्रेस पार्टी के राजकोष से दे रही है? इस पर कोई चर्चा नहीं कह रहा है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अबे पॉलिटिकल वेंडेटा है, मान लिया, तेरी बात एकदम तो सत्य तो सही कह रहा है, लेकिन नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि कितनी बेशकीमती जमीन पर है वो, और उसका किराया कितना आता होगा। लेकिन देश के किसी भी नागरिक ने ये प्रश्न नहीं किया कि यार अगर कोई जांच बैठी है मतलब कुछ है, उस पर तो आ जाने दीजिए, हमको हंगामा करने की क्या जरूरत है। इस बातों से मैं दुखी हूं। नेताओं का तो सुर मिलेगा, एक बेईमान दूसरे बेईमान से मिलेगा, उसमें रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या हम लोग भी बेईमानी के पार्ट बन गए हैं बिना कुछ लिए दिए? मतलब वो जो 20-22 करोड़ रुपया वहां से बरामद हुआ, उसमें से तो 20 रुपया भी आपको नहीं दिया होगा ममता बनर्जी ने, या मनीष सिसोदिया ने जो शराब माफिया को शराब फायदा पहुंचाने के लिए नीति नियम को ताक पर रख करके सीधा बेनिफिट पहुंचाया, उसमें से जो आज लोग सड़क पर बवाल कर रहे हैं उसमें से 1 रुपया नहीं दिया होगा। फिर आप जो सड़क पर आ रहे हैं, मेरा सोचना, मानना, कहना यह है कि आम जन का समर्थन इन बेईमानों को क्यों मिल रहा है, और क्या भ्रष्टाचार अब स्टेटस सिंबल बन गया है कि जो जितना भ्रष्टाचारी है वो उतना बड़ा नेता है? इस विषय पर जरूर विचार करेगा। आज बहुत लंबा चौड़ा नहीं कहना चाहता, सिर्फ हाथ जोड़ करके 3 बात कहना चाहता हूं कि नेता बेईमान बाद में बनता है, उसको बेईमानी के लिए मजबूर आप करते हैं,
और दूसरा कि वो बेईमानी से अगर कोई पैसा कमाता है तो अगर आपकी पार्टी का नेता है तो आप उसके विरोध करने के बजाय उसका समर्थन क्यों करने लगते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। वो चाहे ममता बनर्जी की पार्टी का हो, आरजेडी की पार्टी का हो, या इवन भारतीय जनता पार्टी की पार्टी का हो। अगर भाजपा का भी कोई बेईमानी आएगी तो भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर आ जाएगा। ही गलत है कि खाता ना वही जो नेताजी कहें, चमचों के लिए वही सही। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। सावन का महीना चल रहा है, महादेव की कृपा आपको बनी रहे और आप राष्ट्र हित सोचें, राजनीति हित ना सोचें, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी राजनीति रहेगी। राजनीति के लिए राष्ट्र की जरूरत नहीं है, राष्ट्र के लिए राजनीति की जरूरत है। राष्ट्रवाद की जय हो, भारत माता की जय हो।